appointed as the chairman of this Khilafat committee. And Mahatma Gandhi was appointed as the chairman of this Khilafat committee. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं. एक तो ये जो मैंने आपको लिखा दिया कि 1921 का जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था, तो महात्मा गांधी थे. थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर को ट्विस्ट करना होगा तो ये पूछेंगे कि भाई ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो महात्मा गांधी चेयरमैन बने थे, गांधी जी का ऑब्जेक्टिव क्या था. क्योंकि उसी समय गांधी जी ने 1920 में क्या शुरू किया था, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं असहयोग आंदोलन. इस वजह से उन्होंने क्या किया कि भाई इसका चेयरमैन बनना राजी हो. तो ये एक दो फैक्ट हो गए जो आपके एमसीक्यू में सीधे पूछे जाते हैं. यहाँ तक लिख लिया? यस सर. ठीक. अब अगला पॉइंट बना के लिखिए. इन नवंबर 1922, इन नवंबर 1922, under the leadership of Mustafa Kamal Pasha, under the leadership of Mustafa Kamal Pasha, under the leadership of Mustafa Kamal Pasha, a revolution was started in Turkey. Under the leadership of, तो इसको अंडरलाइन कर दो, मुस्तफा कमाल पाशा को पूछ लेते हैं कई बार ये नाम. तो अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा कमाल पाशा, a revolution was started in Turkey. Revolution was started in Turkey, and he replaced, ये जो कमाल पाशा थे, and he replaced सुल्तान मोहम्मद फोर्थ, and he replaced सुल्तान मोहम्मद, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद फोर्थ from the post of Khalifa. He replaced Sultan Muhammad IV from the post of Khalifa. वहां से, क्योंकि खलीफा थे उस समय तक, सुल्तान मोहम्मद IV from the post of Khalifa, and और कंटिन्यू करके लिखते रहो, and abolish the post of Khalifa. और मुस्तफा कमाल पाशा ने बोला कि भाई ये आखिरी खलीफा था सुल्तान मोहम्मद फोर्थ, जिसको मैंने हटा दिया है, अब इस दुनिया में कभी भी कोई खलीफा जैसा कोई चीज नहीं हुई. एंड ही abolished, ऐसे लिख लो, एंड ही abolished the post of खलीफा, abolished the post of खलीफा. ठीक. अच्छा, जहां आपने लिखा है abolish the post of खलीफा, वहां पर आप एक एरो बना के लिख दीजिए. एक्चुअल में जो एबॉलिश किया गया था, जो एग्जैक्ट डेट मिलती है हम लोग को किताबों में, वो है 3 मार्च 1924. 3 मार्च, वहीं पे लिख लीजिए, 3 मार्च 1924. 3 मार्च 1924. तो देखो यहाँ से 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं. पहला ये फैक्ट है कि अंडर द लीडरशिप कमाल पाशा, टर्की में रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, तो टिक करके आना, नवंबर 1922. किसके अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ था, किसको रिप्लेस किया उसने रेवोल्यूशन करने के बाद, तो सुल्तान मोहम्मद फोर्थ. और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि लास्ट खलीफा कौन था इस्लामिक वर्ल्ड में, तब आप टिक करोगे सुल्तान मोहम्मद फोर्थ. और या फिर खलीफा की पोस्ट हमेशा के लिए कब खत्म कर दी गई, तब आप टिक करके आना 3 मार्च 1924. ठीक है, इतना लिख दिया. यस सर. तो ये 3-4 पॉइंट आपके हो गए जो एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगला आप लिखिए ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. हेडिंग डालिए एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसको हम लोग फटाफट करेंगे. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सबसे पहला लिखो स्टार्टिंग डेट, क्योंकि इसकी कहानी बाद में पढ़ेंगे. पहले लिखो स्टार्टिंग डेट. इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो हमको मिलती है वो है 1 अगस्त. ये ऑफिशियल डेट है और यही टिक करके आना एग्जाम में, 1 अगस्त 1920. 1 अगस्त 1920. और फिर इसकी एंडिंग डेट क्या है, या एबॉलिशिंग डेट कह सकते हो. एंडिंग डेट जो है इसकी क्या है, वो है आपकी 12 फरवरी, 12 फेब 1922. ये दो डेट है तो पहले आपको याद रखनी है. 12 फेब 1922, 12 फेब 1922. हो गया यहाँ तक, 12 फेब 1922. ठीक है.
अब कांग्रेस क्या होता है कि ये एक स्टेप और आगे एग्जाम में चला जाता है। कांग्रेस पार्टी जो है वो ये वही पार्टी जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो आज के राहुल गांधी जिसके वो हैं सर्वो सर्वा कह रहे जो कह लो, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमने अभी पढ़ा था कि 1885 में स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो होता है क्या है कि आज भी इनका एक ट्रेडिशन है कि साल में नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में इनकी ऑल इंडिया मीटिंग होती है, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है, जिसमें सारे राज्यों से जो कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, सीनियर मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह, और जो भी वो सो कॉल्ड इनको साल भर का जो डिसीजन लेना होता है वो ये लोग लेते हैं। तो बिल्कुल आज़ादी की लड़ाई के समय भी ऐसा होता था कि इनकी दिसंबर के महीने में मीटिंग होती थी, या नवंबर के महीने में भी कई बार मीटिंग होती थी, और ये आगे की प्लानिंग, फर्दर एक साल की प्लानिंग करते थे कि हम कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे या क्या क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या होंगे। अब ये मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्या पूछने लगे हैं कि जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, वो किस कांग्रेस की मीटिंग में पास किया गया, बाकायदा मतलब मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, और फिर जाके उसको पास किया गया, और फिर जाके गांधी जी ने जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया। तो इतना पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि भाई कांग्रेस पार्टी, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आजादी की लड़ाई के समय बड़ी डेमोक्रेटिक रही होगी, कि हर एक डिसीजन जो है वो सर्वसम्मति से लिया जाता था। तो बस हम लोग उसी चीज पे दोबारा आएंगे, तो इस पे लिख लीजिए अगला पॉइंट बना के, देखिएगा इन दी नागपुर सेशन, अगला पॉइंट बना के लिखना, इन दी नागपुर सेशन, इन दी नागपुर सेशन, नागपुर सेशन, नागपुर सेशन, कांग्रेस पार्टी, इन दी नागपुर सेशन, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पास, ऑफिशियली पास, officially pass the NCM movement in the Nagpur session of the Congress Party. In the Nagpur session of the Congress Party, officially pass the NCM movement. Officially pass the NCM movement. तो आपको एग्जामिनर क्या देगा कि एनसीएम मूवमेंट जो है वो कांग्रेस के किस सेशन में पास किया गया था, तो ठीक करके आना नागपुर, ऑफिशियली पास दी एनसीएम मूवमेंट। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इस नागपुर सेशन में वो कौन सा लीडर था जिसने ये प्रपोज किया था एनसीएम, कि भाई एक ऐसा मूवमेंट हम स्टार्ट करते हैं, ये मैं प्रपोजल देता हूँ। तो ये अगला पॉइंट बना के लिख लो, सी आर दास, सी आर दास, सी आर दास presented the proposal of NCM in the session. C R Das presented the proposal of NCM. तो अंडरलाइन कर दो सी आर दास को, presented the proposal of NCM, presented the proposal of NCM। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इतना हो गया, कौन कौन सेशन था और किसने प्रेजेंट किया था। ठीक, अब अगला लिखिए, जो कि वैसे तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आजकल रिपीटेशन हो सकते हैं क्वेश्चन के। ये जो आपका एनसीएम मूवमेंट था, ये दो पार्ट में डिवाइड था। एक आपका था डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, और एक आपका था कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हो, डिस्ट्रक्टिव को हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं और कंस्ट्रक्टिव को रचनात्मक बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग कार्यक्रम थे जो गांधी जी चलाए थे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो फटाफट यहीं पे लिख लो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लिख लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ एनसीएम, ऐसे करके हेडिंग लिख लीजिए, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ एनसीएम, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। तो हेडिंग डाल दीजिए डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ एनसीएम। चलिए, तो पहला प्रोग्राम लिखिए, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ एनसीएम। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम था, यानी कि गांधी ने बोला और सारे भारतीयों ने जो है इसको फॉलो किया, हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। सबसे पहले लिखो, रिटर्न द गवर्नमेंट टाइटल्स, रिटर्न, रिटर्न द गवर्नमेंट टाइटल्स। जितने गवर्नमेंट के टाइटल्स हैं, जिनको हम लोग उपाधियां हिंदी में बोलते हैं, वो वापस करो। गांधी जी सबसे अपील, तो ब्रिटिशर्स उस समय उपाधियां दिया करते थे, तो लिख लीजिए रिटर्न द गवर्नमेंट टाइटल्स, पहला हो गया। ठीक है, देन सेकंड लिखो रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन फ्रॉम, फ्रॉम नॉमिनेटेड पोस्ट्स, रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड पोस्ट्स। बहुत सारी उस समय ऐसी पोस्टें हुआ करती थी जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं भारतीयों को नॉमिनेट किया करते थे, उसके लिए उनको कोई सैलरी और ये सब नहीं मिलता था, बस एक दर्जा हुआ करता था।
तो गांधी ने बोला कि भाई जितने लोग ऐसे पोस्टों पे हैं, नॉमिनेटेड पोस्टों पे हैं, वहां से क्या कर दो, रिजाइन कर दो। तो उसको लिख लीजिए आप, रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड पोस्ट। ठीक है, रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड पोस्ट। थर्ड आप लिखिए बॉयकॉट। और किसका बॉयकॉट करने को बोला इन्होंने? बॉयकॉट गवर्नमेंट फंक्शंस, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फंक्शंस हुआ करते थे उनसे बॉयकॉट कर। तो इसको लिख लीजिए, बॉयकॉट फ्रॉम गवर्नमेंट फंक्शंस। जितने भी फंक्शंस होंगे कोई उसमें जो भारतीय है वो नहीं जाएगा। बॉयकॉट फ्रॉम गवर्नमेंट फंक्शंस। फोर्थ जो आपका था, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, चाहे सुई धागा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सुई धागा से लेकर जितने बड़े बड़े सामान हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी अपनाई थी 150-200 सालों के अंदर कि सारी हमारी जो इंडिजीनियस फैक्ट्रीज थी वो बंद हो चुकी थी, खाली उन्हीं की फैक्ट्री चलती थी, या उन्हीं का बना बनाया माल जो है ब्रिटेन से यहाँ आता था। तो हमने सबसे पहले यही गांधी जी ने दिमाग लगाया कि भाई सबसे पहले उनको इकोनॉमिकली वीक करो, तो बाइकआउट क्या करो, ब्रिटिश गुड्स करो। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर फिफ्थ लिख लो, बाइकआउट स्कूल एंड कॉलेजेस, या लिख सकते हैं आप ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, बॉयकॉट ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस। बॉयकॉट ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस, उसका भी बॉयकॉट करो भाई, ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस। और सिक्स्थ आप लिखिए डिस्ट्रक्टिव में, बॉयकॉट बॉयकॉट इलेक्शंस। जो भी ब्रिटिशर्स छोटे मोटे इलेक्शंस हमारे लिए कराया करते थे, ठीक है, उनका क्या करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट इलेक्शंस। तो ये क्या कहते हैं, सारे के सारे आप लोग को रट्टा मारते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर कैसे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ठीक है, तो 6 तो हम लोगों ने पढ़ी ली अब तक। सेवेंथ आपका, सेवेंथ लिखिए, सोल्जर्स एंड लेबर्स। लिख लीजिए, सोल्जर्स एंड लेबर्स। उसमें बहुत सारे हमारे इंडियन सोल्जर्स और लेबर्स हुआ करते थे, तो इनको क्या कहा गया भाई? तो लिख लीजिए, सोल्जर्स एंड लेबर्स डिनाइड टू गो मेसोपोटामिया। डिनाइड टू गो, डिनाइड टू गो मेसोपोटामिया। ठीक है, डिनाइड टू गो मेसोपोटामिया, क्योंकि उस समय मेसोपोटामिया जो है ये ईरान हो गया आपका। वहां पर क्या हो रहा था आपका, ईरान इराक का एरिया आपका हो गया, बहुत बड़ा एरिया हो गया, ये एक सिंगल कंट्री नहीं बोल सकते। तो वहां पर इन्होंने अपील की कि भाई जो भारतीय हैं, गांधी ने बोला कि जो इंडियन है वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती ना हो, जो इंडियन लेबर है, क्योंकि इनको वहां जरूरत पड़ती थी, वो सब वहां जाने से मना कर। ठीक है, लिख दिए, साथ के साथ हो गए। यस सर। हेलो, हाँ डन। जी सर, लिख दिया। यस सर। अब देखो इसमें एक चीज ऐसी है जो मैंने नहीं लिखाई है, लेकिन सबसे ज्यादा वही पॉपुलर हुई थी। कोई आइडिया क्या हो सकता है वो? अभी तक मैंने इसमें लिखाया नहीं है, लेकिन वो था ही नहीं असल में, लेकिन सबसे ज्यादा वही पॉपुलर हुआ एनसीएम में, जबकि गांधी ने कभी नहीं कहा था कि ये हरकत करना, वो डिस्ट्रक्टिव में ही आती है। वो कौन सा एक्शन था, कोई आइडिया है? सर वो जो इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा वाला। नहीं नहीं, वो उसकी वजह से तो बंद हुआ था ये मूवमेंट, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव में ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, इंडियन ने पागलों की तरह उसको किया, और गांधी ने कभी नहीं कहा कि इसको करो, और आपने मूवीज में और पिक्चरों में देखा भी होगा। कुछ गेस? नो सर, नो नहीं आइडिया। होगा, कोई बात नहीं, कभी मैंने लिखाया भी नहीं कि आप कहीं गलती से याद ना कर लो। और वो है आपका होलिका दहन, यानी कि विदेशी कपड़ों की होलिका जलाना। गांधी ने कभी नहीं कहा था एनसीएम में कि विदेशी कपड़ों की होलिका जलाओ, लेकिन सबसे ज्यादा यही पॉपुलर, और अति तो यहाँ तक हो गई कि भारतीय रोज जो है ब्रिटिश गुड्स मतलब शॉप्स में जाया करते थे, विदेशी कपड़े जो यानी कि जो बना करते थे वो खरीदा करते थे, और खरीदने के बाद जो है उसकी होलिका जलाया करते थे। इतना तो उन्होंने बुरा हाल। ठीक है रुचिका, समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन कैसे यस आएगा? सर। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आप लोग के पेपर में कि बताओ इन चारों में से वो कौन सा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था जो कि कतई एनसीएम में था नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो आप टिक करके आना, होलिका दहन, बर्निंग दी फॉरेन क्लोथ। वो कभी भी एनसीएम में ओरिजिनली था नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ द एनसीएम हो गए। ये रट्टा मार के जाना एग्जाम में, कोई ना कोई पूछता जरूर है। अब लिखिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ एनसीएम। अब दूसरी हेडिंग डालिए, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। जैसे कि डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे, अब लिखिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑफ एनसीएम। हिंदी पे आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है।
कंस्ट्रक्टिव आ प्रोग्राम रही है सर। हाँ ठीक, ऑडियो बंद कर लो, फिर उधर से भी कोई पीछे से बैकग्राउंड जब क्वेश्चन पूछना हो तो ऑडियो ऑन कर लो। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ एनसीएम। अब क्या हुआ है कि जैसे गांधी ने डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाए, ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गांधी ने बोला अब हम क्या चलाएंगे, बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाएंगे। तो वो पूछ लेते हैं, तो फटाफट लिखना शुरू कीजिए क्या क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे। सबसे पहला लिखिए स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। गांधी ने बोला कि भाई हम जो स्कूल्स और कॉलेजेस बनाने वाले हैं उन्हीं में जो इंडियंस हैं वो करें। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जितने भी विद्यालय हैं सब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बनाए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज, पहली चीज। दूसरा लिखिए स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत अदालत। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत अदालत, अदालत, या आप लिख सकते हैं इंग्लिश में कोर्ट्स। कि भाई जब आप इनकी कोर्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं, ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस कोर्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं, तो कहीं तो आपको न्याय या जस्टिस चाहिए। तो उन्होंने बोला, गांधी ने बोला कि ठीक है हम बहुत सारी क्या बनाएंगे, पंचायत अदालत बनाएंगे। ठीक है, देन थर्ड लिखिए, थर्ड जो है प्रमोट चरखा एंड खादी। प्रमोट चरखा एंड खादी। ठीक है, दो चीजों को प्रमोट किया फिर कांग्रेस पार्टी ने। आज भी आपका एक बेंचमार्क बन गया है कि भाई नेता का खादी पहनना जरूरी है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट क्या करें, प्रमोट चरखा एंड खादी। ठीक, चौथा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो एनसीएम में था, लिखिए प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और पांचवा एबॉलिश अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत जो है उसको हटाना। आज भी है हमारे यहाँ क्या आर्टिकल है तो बकायदा, एबॉलिश अनटचेबिलिटी। एबॉलिश अनटचेबिलिटी, एबॉलिश अनटचेबिलिटी। ठीक, तो ये जो पांच हैं, ये पांच क्या थे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे जो गांधी ने बोले और लोगों ने फॉलो किए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पांचों कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई बताओ इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं था, वो नहीं में पूछते हैं। तो ये पांच याद रखना, तीन आपको इसमें से ऑप्शन में मिल जाएंगे, चौथा है कोई ऐसा अजीब सा प्रोग्राम देंगे जो कभी भी गांधी ने बोला नहीं कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के अंडर में आए। ठीक, अब दूसरा एक सवाल जो क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में आपके लिए, कि इन पांचों कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रमों के लिए, प्रोग्राम के लिए जो फंड था, जो पैसे थे, वो कहां से आ रहे थे। तो हुआ ये कि इसी दौरान जब ये एनसीएम शुरू हुआ तो हमारे एक बहुत अच्छे लीडर थे तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके नाम पर क्या बनाया गया था, तिलक फंड बनाया गया था। और उस तिलक फंड में लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया था। आप समझ सकते हो कि उस समय के 1 करोड़ रुपए कितने ज्यादा अमाउंट था। तो ये सारे के सारे जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे वो आपके उन्हीं तिलक फंड से पैसे विड्रॉ करके कांग्रेस पार्टी चला रही। ठीक, अब यहाँ पर एक स्टार बना के लिख लीजिए, और ऑन 1 अगस्त 1920, ऑन 1 अगस्त, एग्जाम में कई बार ये डेट आ जाती है, ऑन 1 अगस्त 1920 बीजी तिलक डाइड, बीजी तिलक डाइड एंड तिलक फंड वॉज स्टैब्लिश बाय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उनके डेथ के 1-2 दिन बाद ही बना दिया था। एंड तिलक फंड वॉज स्टैब्लिश बाय कांग्रेस पार्टी। तिलक फंड वॉज स्टैब्लिश बाय कांग्रेस पार्टी। ठीक, एक चीज होगी। अब दूसरा यहीं से एक फटाफट एक और फैक्ट लिख लो कि वो कौन कौन से लोग थे या इंस्टीट्यूशंस थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अपोज कर रहे थे। सपोर्ट तो छोड़ो, वो क्या कर रहे थे, अपोज, यानी कि वो ब्रिटिशर्स के साइड में थे। तो लिख लीजिए फॉलोइंग पर्संस वर अगेंस्ट द एनसीएम मूवमेंट। पूछ लेते कई बार, फॉलोइंग पर्संस वर अगेंस्ट द एनसीएम मूवमेंट। उनके नाम लिख लो, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई बताओ कौन कौन थे। फॉलोइंग पर्संस वर अगेंस्ट द एनसीएम मूवमेंट। तो कुछ नाम लिखिएगा। सबसे पहला लिखिए पुरुषोत्तम दास ठाकुर। सबसे पहला पर्सन कह सकते हैं आप, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर ये एनसीएम मूवमेंट के अगेंस्ट में थे और ओपनली ये कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में काम भी किया करते थे। दूसरा लिखिए जमुना दास। सेकंड आप लिखिए जमुना, JAMANA, जमुना दास। जमुना दास।
देन थर्ड लिखिए द्वारिका दास, द्वारिका दास। और एक आखिरी नाम लिख लो, एग्जाम में आ जाता है, शीतलवाड़। ठीक है, पहला हो गया पुरुषोत्तम दास, दूसरा हो गया जमुना दास, फिर द्वारिका दास, द्वारिका दास, और एक और पर्सन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए नाम बता दे रहा हूँ, शीतलवाड़। ठीक है, शीतलवाड़, शीतलवाड़। हो गया, यहां तक लिख दिया, शीतलवाड़। यस सर। ठीक। तो फिर जो बाकी कहानी है कि 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस हो गया। क्यों हो गया वापस? क्योंकि आपका चौरी चौरा जो इंसिडेंट था आपका हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, कब हुआ था ये? 5 फरवरी। तो वहीं पे लिख लो एक अगला वो करके पॉइंट करके, मतलब छोटी सी हेडिंग डाल दो लेफ्ट हैंड साइड पे, चौरी चौरा इंसिडेंट, और उसके आगे एरो ब्रैकेट लिख दो 5 फेब 1922। चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922। और एक और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है और कई बार गलत हो जाता है बच्चों से, वो ये है कि ये चौरी चौरा जो जगह है वो कहाँ पर है आज के अकॉर्डिंग। अगर हम आज के अकॉर्डिंग इसको सर्च करने जाएं तो आपको किस राज्य में ये चौरी चौरा जगह मिलेगी? ये उत्तर प्रदेश में मिलेगी या बिहार में मिलेगी, ऐसे पूछ लेते हैं। कोई अंदाजा कहाँ पर है ये दोनों को? बिहार। बिहार। ये आपकी है गोरखपुर के पास। ठीक है, गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में। और गोरखपुर कहाँ हुआ, बिहार में कि यूपी में? आपके यूपी। यूपी। ये आपके कौन, योगी जो है वहीं से तो लोकसभा के वो हैं, थे मतलब, सॉरी, सांसद थे। ठीक है, चलिए खैर। तो यहाँ पे लिख लीजिए चौरी चौरा इंसिडेंट, और 5 फरवरी लिख दो एरो बना के 1922, और लिख दो नियर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, नियर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, नियर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। और यहीं पे जहां आपने सब लिखा है वहीं पे एक और नीचे पॉइंट बनाओ, क्योंकि चौरा चौरे में ये जो अभी मैंने फैक्ट लिखा है, अब ये इतना पूछते नहीं है, लेकिन इन केस अगर पूछ लिया तो आपको याद रहेगा 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के पास जगह है। एक और फैक्ट है जो बड़ा अच्छा फैक्ट है कि ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था उसमें जो भीड़ थी, जो रात को मशाल जूस निकाल रही थी क्योंकि उनको निकालना होता था, तो उस भीड़ का जो नेतृत्व था, जो लीडरशिप थी, वो कौन कर रहा था? कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको लिख लो पॉइंट बना के, द मॉब वॉज हेडेड बाय, ऐसे पॉइंट बना के लिख लो, द मॉब वॉज हेडेड बाय। और उनका बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि वो पुलिस थाने में आग लगाएंगे। और आपके 22 पुलिसमैन, ये भी एग्जाम में आता है कितने पुलिस वाले जो हैं जल के मर गए थे, तो ध्यान रखिएगा, वहीं पे लिख दीजिए कहीं पे 22 पुलिस वाले, 22 पुलिसमैन। कभी उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था कि ऐसे करेंगे, लेकिन उनको प्रवोक किया गया और वो भीड़ ने क्या किया, थाने में आग लगा। तो ये पॉइंट लिख लो कि द मॉब वॉज हेडेड बाय, मॉब को किसने हेड किया था? मॉब वॉज हेडेड बाय भगवान अहिर। ये नाम है भाई पर्सन का, भगवान, BHAG, भगवान अहिर। ठीक है, ऐसे करके भगवान अहिर, ये पर्सन का नाम था कि भाई इन्होंने उस मॉब को हेड किया था, भगवान अहिर। हो गया, ठीक, भगवान अहिर। और फिर जैसे कि मैंने शुरू में लिखाया था कि भाई 5 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ, और उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 12 फरवरी को आपके गांधी ने जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वापस। ठीक है, अब इसमें कई किताबों में कुछ फैक्ट अलग अलग मिलते हैं, पर एक फैक्ट ये मिलता है एनसीईआरटी के बुक्स में कि इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने काफी लोगों को अरेस्ट किया। और कहते हैं, पता नहीं कितना सच है, कि 170 जो इंडियंस थे उनको इस चीज के अगेंस्ट में क्या दे दी थी, आपकी डेथ पेनल्टी दे दी। अब कितना सच है पता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए मोपला रिवॉल्ट। एक हेडिंग डालो छोटी सी, मोपला रिबेलियन 1921, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोनों को, मोपला रिबेलियन 1921। यहाँ से दो ही फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही चीज करेंगे हम लोग। मोपला रिबेलियन 1921, एरो बना के लिख दो, एरो बना के लिख दो। ये पहले तो लोकेशन, ये आपका हो गया मालाबार केरला। ये कहां पर हुआ था आपका? मालाबार, मालाबार केरला। ठीक है, वहां पर आपका हुआ था मालाबार केरला। और दूसरा, ये एक तरीके का कम्युनल राइट था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। इसको लिख लो, इट वाज अ कम्युनल राइट, इट वाज अ कम्युनल राइट बिटवीन बिटवीन हिंदू, और जहां आप हिंदू लिख रहे हो वहां पे लिख दो जमींदार, बिटवीन हिंदू ब्रैकेट में लिख दो जमींदार एंड मुस्लिम्स। वो क्या थे? फार्मर्स थे, यानी कि काश्तकार थे।
शुरू हुआ था ये जमींदार वर्सेस क्या कहते हैं फार्मर्स, कि भाई जमींदार जो थे वो बहुत ज्यादा लगान लगाया करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में इसने हिंदू मुस्लिम का रूप ले लिया। तो इसको लिख लीजिए बिटवीन फार्मर, बिटवीन दी जमींदार, यानी कि बिटवीन दी क्या हिंदू एंड मुस्लिम्स, और जहाँ हिंदू लिखा है वहां लिख दीजिए आपका जमींदार, और जहां मुस्लिम लिखा है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और जहां मुस्लिम लिखा है वहां लिख दीजिए काश्तकार या फार्मर्स। बस ये दो तीन चार फैक्ट हैं जो मोपला रिवॉल्ट को पूछते हैं। जगह हो गई और किनके बीच में था और ईयर हो गया इतना दोनों का। यस सर। संदीप दिख गया इतना। हाँ सर। ठीक है, चौरी चौरा हम लोग ये वही चीज है जहाँ पे वो स्मारक बना रखा है। चलिए अब आते हैं अगला, स्वराज पार्टी। हेडिंग डाल दीजिए स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। चलिए तो इसमें स्वराज पार्टी में फटाफट लिखिए मार्च 9, एरो बना के लिख दो, मार्च 1923, मार्च 1923, मार्च 1923, और इलाहाबाद, जिसका अब जो नाम है हमने प्रयागराज रख दिया है। ठीक है, अंडर दी आर्टिकल व्हाट, कौन से आर्टिकल के तहत किया हमने नाम चेंज, ये मैं क्लास में आप लोगों को बता चुका था पिछली बार भी। कौन सा आर्टिकल है जिसमें हम नाम चेंज 3, कर, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो है उसमें कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, मार्च 1923 को आपका इलाहाबाद में जो है स्वराज पार्टी जो है स्थापित की गई। अब इसकी एक कहानी एक लाइन में सुन लो क्या था, कि जब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद गांधी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस ये आंदोलन वापस ले लिया, तो कांग्रेस पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा गिर गई, और कई लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाने लगे, और कई लोग ये मानने लगे कि कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है, और पूरी की तरह गांधी पे टिकी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही जो आपके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा, जो गांधी ने तरीका हमें सिखाया है वो इतना इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, और सो कॉल्ड जो भी ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ इलेक्शन का तरीका है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन में सीटें जीतेंगे, और हाउस के अंदर जाकर, यानी कि ब्रिटिश हाउस जो जो सो कॉल्ड उस समय का सिस्टम था, उसमें हाउस के अंदर जाके हम वहां से क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और अपने जो समस्याएं हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि स्वराज पार्टी की एक तरीके से कह सकते हो स्थापना हुई, एक मोटा मोटा चीज है। अब इसमें अगला जो है वो कई बार पूछते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताओ स्वराज पार्टी के क्या थे। हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव्स, हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, या पूरा लाइन लिखना है तो लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वराज पार्टी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वराज पार्टी। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा रहा हूं मैं, और यही एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादातर दे रखे हैं। तो सबसे पहला लिखिए ऑब्जेक्टिव में सेल्फ रूल। ठीक है, सबसे पहला जो था ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने रखा था, सेल्फ रूल रखा था। तो देखो आजादी की मांग जो है हमने अभी नहीं की है, आजादी की मांग आप मान के चलिए 1930 में की गई थी। हम तो कभी मतलब बहुत आखिर तक हम ये कह सकते हो कि हमारे जो लीडर्स थे वो बेरअप करते रहे कि कोई बात नहीं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहीं पर रहे, हम उन्हीं के अंडर में रहने को तैयार हैं। तो पहला हो गया सेल्फ रूल। अब यहाँ पर सेल्फ रूल का मतलब था कि लगभग लगभग सारी चीजें जो हैं स्वराज पार्टी ये चाहती थी कि वो इंडियंस को दे दी जाए, और एज अ एक हेड के तौर पे, एक सर्वो सर्वा के तौर पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऊपर बैठे रहे, हमें कोई हर्ज नहीं। तो पहला रट्टा मार लिया सेल्फ रूल का ऑब्जेक्टिव। ठीक, सेकंड लिखिए, सेकंड जो उनका ऑब्जेक्टिव था एंटर, थोड़ा शॉर्ट करके लिखा रहा हूं, एंटर इन दी, एंटर इन दी काउंसिल, एंटर एंटर इनसाइड द काउंसिल और इन दी काउंसिल। ठीक है, इन दी काउंसिल, जो भी उस समय का सो कॉल्ड, मैं अभी उसमें स्ट्रक्चर में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आज के हिसाब से मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ तो काउंसिल का मतलब हो गया एक तरीके से स्टेट असेंबलीज हो गई या आपका पार्लियामेंट हो गया। तो उसमें कुछ सीटों के लिए क्या हुआ करते थे, इलेक्शंस हुआ करते थे जिनमें सिर्फ इंडियन ही पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन ऐसी काउंसिल में या उस टाइप की जो पार्लियामेंट हुआ करती थी, उनमें इलेक्ट होने के बाद भी जो इंडियंस थे उनके कोई राइट्स नहीं थे, ना कोई कुछ ज्यादा उनको वोटिंग राइट मिल रखे थे, ना कुछ उनको बोलने की इतनी अनुमति थी। लेकिन एज यूजुअल है कि ठीक है चलो आप अंदर जाके बैठ गए तो सही। तो सेकंड क्या ध्यान रखना, एंटर इन दी काउंसिल्स। ठीक है, जो भी उस समय का परिषद थी उसमें एंटर करना। और थर्ड लिखो अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी, अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। थर्ड इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा था ओपन, अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज होंगी
उसका क्या करेंगे, ये अपोज करेंगे, अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज। कितना हो गया, 3 ऑब्जेक्टिव, दोनों को समझ में आ गए। सेल्फ रूल हो गया, एंटर इन द काउंसिल हो गया, जो भी इलेक्शन का तरीका था, और अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज। लिख दिया दोनों ने? यस ठीक। सर। अब इनके वो लिख दो लीडर्स के नाम। कई बार पूछते हैं कि स्वराज पार्टी के मेन लीडर्स कौन कौन थे, तो लिखिए लीडर्स या इंपॉर्टेंट लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो सबसे पहला नाम लिखिए चितरंजन दास, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं CR दास। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, CR दास। दूसरा नाम लिखिए आप मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा नाम लिखिए मोतीलाल नेहरू। फिर थर्ड आप नाम लिखिए विट्ठल भाई पटेल, VITH करके, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। देन एक चौथा नाम लिखिए हकीम अजमल, HAKIM, कई बार पूछ लेते हैं हकीम अजमल। अब पूछते कैसे हैं मैं बता दूं, कि जैसे ये तो नाम देंगे नहीं आपको, जो बड़े फेमस नाम है कौन से, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सबको पता है इनका संबंध स्वराज पार्टी से, वो आपको ये वाले नाम दे देंगे जो लिखा रहा हूँ, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां। पूछेंगे कैसे क्वेश्चन, कि स्वराज पार्टी, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्वराज पार्टी, इन चारों में से स्वराज पार्टी का संबंध किससे था, तो आपको पेयरिंग में 2-2 नाम दे देंगे, इसलिए मैं जो मेन में नाम है वो आप लिख लो। तो विट्ठल भाई पटेल आपने लिख लिया होगा, हकीम अजमल आपने लिख लिया होगा। फिर एक और नाम लिखिए निवास अयंगर, स्पेलिंग देख लो अपने आप से बना लेना, निवास NIWS कर लो, अयंगर YA कर लो, या AA करके कर लीजिए, अयंगर। ठीक है, निवास अयंगर। और एक 2 नाम और लिख लो, MR जयकर, ये नाम आप आगे भी सुनेंगे, MR जयकर, MR जयकर। और एक नाम आखिर लिख लो, ये आपने नाम पक्का सुना होगा, MR जयकर। और लास्ट नाम लिखिए मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। हो गया, मदन मोहन मालवीय। लिख दिया इतना आप लोगों ने, मदन मोहन मालवीय। हाँ सर। ठीक। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, इसमें आप एक और वर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, चेंजर्स और नो चेंजर्स। तो वो भी एग्जाम में पूछ लेते कि भाई ये टर्मिनोलॉजी जो है वो किससे यूज होती है। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू स्वराज पार्टी है। सिंपल है, आपके जो नो चेंजर्स थे उनका ये मानना था कि जो स्वराज पार्टी का जो ये ऑब्जेक्टिव है, एक कि जो काउंसिल्स के इलेक्शंस उनमें उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, ब्रिटिश हाउस में जाके